हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट फॉर एसएससी। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 से 2018 तक के पेपर्स में जितने भी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि एसआई एंड सीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसमें हाफ क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है। अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि एसआई सीआई में टोटल 60 क्वेश्चन है 2011 से 18 तक के मेंस में पूछे गए, जिसमें से 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के 30 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको पता ना हो, और पता भी हो तो आप सही से इम्प्लीमेंट ना कर पाते हो। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, और वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। देखें दोस्त, पहला सवाल हमारे पास है, यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए एसआई जो है वो उतना ही है जितना कि y रुपये पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो आपको x/y बताना है। देखो, जब यहाँ पर उतना ही है यानी कि ब्याज दोनों टाइम बराबर है, तो हम ब्याज बराबर कर लेते हैं। तो आसान सा सवाल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस दोनों टाइम पर साधारण ब्याज सेम है, ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज उतना ही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेम है बोला गया है, तो हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, PRT करते हैं और बाई 100, तो बाई 100 तो दोनों तरफ आना है, वो कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ ही हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं। तो हम PRT डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो, x रुपये पर a% की रेट से और m वर्षों के लिए, और दूसरी तरफ y रुपये पर a² की रेट से m² वर्षों के लिए, और दोनों तरफ 100 बटा में भी आएगा, लेकिन वो तो कट जाना है तो मैं 100 नहीं लिख रहा हूँ। देखो, a से a² का स्क्वायर कट जाएगा, m से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो x/y कितना बच जाएगा दोस्त, इधर बच जाएगा am और इस साइड कुछ नहीं रहा तो 1, यानी कि am/1 अपना आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। आसान सा सवाल था, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल से। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रतिवर्ष लगा दिया। अब आपको बताना है कि यदि ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज है 172, तो ए ने कुल कितना रुपया लिया था। अब ऑप्शन अलग अलग है, किसी में बी से बोला गया है, जैसे बी से 400 रुपया लिया था, या फिर सी से 800 रुपया लिया था, या सी से 625 लिया था, या बी से 800 लिया था। तो ऐसे में आपको निकालना पड़ेगा बी और सी दोनों का, तभी जाके सही उत्तर का हमें पता चलेगा। ठीक है, तो दोनों निकालना है, तो चलो निकाल देते हैं। अब देखो, इसमें आप चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है एलिगेशन। तो मैं बोलूँगा कि आप ऐसे कर लो, जैसे टोटल 1200 रुपये हैं देखो, और एक जगह है 14% का ब्याज 14% और दूसरी जगह है 15%। अब 15% जो है दूसरा वाला, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये 14 और प्लस 1% है। ठीक है, 14% और प्लस 1% है। अब यहाँ पे आप बताओ कि 14% दोनों में कॉमन है, तो 1200 का अगर हम 14% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200 का 14% यानी कि 12 गुना में 14, 12 गुना 14 होता है 168, यानी कि 168। यानी कि ये केवल 14% जो कॉमन वाला पार्ट है ये हम निकालते तो 168 रुपीज़ आ जाता है। अभी आपको पता है कि टोटल ब्याज कितना देना पड़ा है, उसे 172 ब्याज देना पड़ा है, 172 रुपये। लेकिन यहाँ पे ये जो 168 रुपये आ रहा है, ये 172 से कम है, और कम होने का कारण है हमने अभी 1% नहीं निकाला है, हम केवल 14% निकाले थे जो कि दोनों में था। तो ये जो 1% एक्स्ट्रा बच गया है, इसी की वैल्यू होगी कितनी, तो आप बोलेंगे 172 में से 168 घटा दो, तो जो 4 बचा वो इसी 1% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 400 हो जाएगी। अब ये 400 किससे ली गई राशि है, सी से ली गई राशि है, क्योंकि ये जो 1% एक्स्ट्रा बचा था ये किसका बचा था, सी का बचा था। सी से टोटल 15% लिया था, 15% को हमने 14% प्लस 1% में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो 1% एक्स्ट्रा आया है ये सी के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर जो 400 आया ये सी से लिया गया उधार है। अब सी से अगर 400 लिया गया है तो बी से कितना लिया गया होगा, आप टोटल 1200 लिया था, उसमें से 400 घटा दो तो बी से 800 लिया होगा। अब ऑप्शन में देख लो, इसमें बोल रहा है कि सी से 800 नहीं होगा, इसमें बी से 400 नहीं है, और सी से 625 तो होगा नहीं। लास्ट अपना सही उत्तर है। एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने बोला कि टोटल 1200 रुपया उधार लिया है, जिसमें से वो बी से कितना लिया है, तो आप बोलेंगे बी से लिया है वो 14% पे।
ठीक है। और सी से लिया है वो 15% से पहले, तो मैं 15% को 14 और प्लस 1% पे मैंने तोड़ दिया, ताकि ये दोनों में कॉमन हो जाए तो एक ही बार हम डायरेक्ट 1200 का 14% निकाल सकें। अब अगर 1200 का हम 14% निकालें तो हमारे पास 168 आ गया ब्याज के रूप में। लेकिन आपको भी पता है कि ब्याज टोटल 172 था, 168 नहीं था। अब 168 जो है वो 172 से 4 कम आ गया है। ये 4 कम क्यों आ गया है? क्योंकि अभी हमने 1% को नहीं निकाला है, हमने केवल 14% निकाला है। तो ये जो 1% बच गया इसी की वैल्यू थी ये 4 रुपया, जो 172 में से 68 घटाने पर आएगा। अब 1% अगर 4 है तो 100% कितना हो गया? 400 हो गया। और ये 100% हम किसका निकाले हैं? सी के लिए निकाले हैं, इसीलिए ये सी की वैल्यू है। और अगर सी से 400 लिया है तो बी से 800 लिया होगा, बस यही आंसर था अपना। आते हैं अगले सवाल पे फिलहाल। देखिए अगला सवाल काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सीआई की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसको करने का सबसे आसान तरीका जो है वो आप ऐसे कर सकते हो कि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो आप ऐसे लिखो, 5 वर्ष अगर लगते 5 ईयर तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगर 5 वर्ष और लग जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुनी से 4 गुनी हो जाएगा, यानी कि 2 गुनी हो जाएगा 5 वर्ष में। आप ऐसे समझो कि पहले यह मान लो पी है। ठीक है, शुरू में ये कितना है? पी है 0 टाइम पे। और जब पहला बार 5 वर्ष होगा तो ये डबल हो जाएगा 2p, क्योंकि 5 वर्ष में ये डबल हो जाता है। फिर अगर 5 वर्ष लगाएं तो ये फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 4p हो जाएगा। फिर 5 वर्ष लगाएं तो ये फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 4p का डबल 8p हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो इधर टाइम टोटल कितना लग गया? 5 5 10 और 5 15, यानी कि टोटल 15 वर्ष का टाइम लगेगा, ऑप्शन सी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 वर्ष में ये कितना होता है? दुगुनी होता है। और आपको 8 गुनी करना है तो 8 को हम 2 के घात में कैसे तोड़ सकते हैं? 2 के घात 3। तो इस 3 को इस 5 से हम गुना कर लेते हैं, 5 3 15 ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन समझने में जो आसान है वो यही वाला है कि 0 टाइम पे ये मान लो मूलधन होगा p केवल। फिर 5 वर्ष जब होगा तो ये डबल हो जाएगा 2p। फिर 5 वर्ष होगा तो डबल हो जाएगा 4p। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये उसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 8p। और ये 8 गुना कह रहा था, तो 8 गुना होने तक टोटल कितना टाइम लग गया? 15 वर्ष लग गया। और यही अपना आंसर है। देखें भाई, अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक आदमी 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है। ठीक है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सेम राशि मिलेगा। यानी कि जो बच्चा 14 साल का है वो भी जब 18 साल का होगा तो उसे उतना ही राशि प्राप्त होगा जितना कि 12 वर्ष वाले को प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है इस 1,20,000 के अंदर। तो इसको कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, एक बात समझ लो कि 14 वर्ष बड़े लड़के की उम्र है और ये जब 18 वर्ष का होगा तो 4 वर्ष का गैपिंग है, यानी कि इसको 4 साल तक ब्याज मिलेगा। और 12 वर्ष वाला जब 18 साल का होगा तो इसको इसके लिए 6 साल का गैपिंग है, यानी कि इसको 6 साल के लिए ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले वाले का 4 साल में मिला हुआ ब्याज, हालांकि यहाँ पर मूलधन देखना है क्योंकि बराबर राशि मिलने की बात की गई है। बराबर ब्याज मिले ऐसा नहीं, बराबर राशि मिले, इसका मतलब दोनों का जो मिश्रधन है, अमाउंट है, वो बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 4 साल बाद जो बड़े लड़के का अमाउंट बनेगा और 6 साल बाद जो छोटे छोटे लड़के का अमाउंट बनेगा वो होगा इक्वल। ये यहाँ पर दिया हुआ है। 4 साल बाद 14 साल वाले को जितनी राशि प्राप्त होगी टोटल वो, और 12 साल वाले को जितनी राशि प्राप्त होगी वो दोनों इक्वल होगा, ऐसा इसका कहना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? दोनों का मिश्रधन निकालते हैं, यानी कि अमाउंट और इक्वल कर देते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पे अमाउंट निकालना आसान है। अमाउंट कैसे निकालते हैं? 100 में हम जोड़ देते हैं एसआई परसेंट को। तो देखो एसआई परसेंट कैसे निकालेंगे? अब टाइम इंटू में रेट करते हैं। 14 साल वाले के लिए टाइम कितने का है? 4 साल का, 18 वर्ष होने तक। और 4 साल तक उसे अगर 5% के हिसाब से एसआई मिलेगा तो 4 पचे 20% मिल जाएगा। अब 20% केवल ब्याज होगा तो अमाउंट कितना होगा? मिश्रधन कितना होगा? 100 + 20, यानी कि 120% मिलेगा। किसका? ए का। ए को 120% प्राप्त होता है। ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हालांकि बी से लिया है ना ये बी का बात है। ठीक है, तो बी के लिए 120% हो गया। और सी की अगर हम बात करते हैं तो सी के, अच्छा इसमें 2 ही लड़के हैं ना, ए बी सी, पिछले वाले में था तो चलो ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, और दूसरे वाले को लिए 6 वर्ष का समय है तो 6 वर्ष तक उसे 5% का रेट मिलेगा, तो टोटल 30% का ब्याज हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा उसके लिए 130। किसके लिए? दूसरे बच्चे के लिए, बी के लिए। अब ये 0 0 अगर हम काट देते हैं तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाता है? 13 और बटे में 12 आ जाता है।
अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि 12 का मल्टीपल आंसर होगा, क्योंकि दूसरे वाले का पूछ रहा है, छोटे वाले का। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना बन जाता है 25, और टोटल राशि सवाल में कितनी है 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000, लास्ट में 4 जीरो है तो 2 जीरो हम छोड़ के बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 जीरो सारे ऑप्शन के लास्ट में है। अब बाकी आप देख लो 25 बराबर अगर इतना है तो हमें निकालना है 12 की वैल्यू, 12 बराबर कितनी होगी। एक बात तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 या 9 का मल्टीपल कम से कम आंसर होगा, इतना तो हम कह सकते हैं। अब 9 का मल्टीपल अगर चेक करना है तो ये तो नहीं है, देखो ये हो जा रहा है, ये 6 2 8 4 12 भी 9 का मल्टीपल नहीं होता है, और 8 4 12 4 16 भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। या फिर इसको आप कटा भी सकते हैं, यहाँ से कटाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 25 से इस 2 जीरो को 25 चौके 100 कटा दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12 चौक 48 है, और 12 की वैल्यू हमें बतानी है, तो अगर यूनिट डिजिट को गुना करें तो 8 दूना 16, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा जीरो छोड़ने के बाद। तो जीरो छोड़ दो, सब में से 2 2 जीरो छोड़ देते हैं, जो 6 केवल ऑप्शन बी में ही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन से जितना ज़्यादा आप दूर रहिएगा उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं आप कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस ही नहीं करें। कैलकुलेशन से दूर रहने का मतलब आप बाकी के तरीके लगाओ, ऑप्शन के थ्रू जाओ। ठीक है, कैलकुलेशन करने भी आनी चाहिए, और वो भी काफ़ी फास्ट, क्योंकि जब कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं तो सारे ट्रिक फेल होने लगते हैं। तो ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को वह 12,000 8% की वार्षिक एसआई की रेट से देता है, और दूसरे दोस्त, नाम तो नहीं दिया, अच्छा चलो यहाँ पे नाम है, अच्छा अरुण वही है, चलो शुरू से पढ़ लेते हैं। देखो शुरू से है कि अरुण 20,000 रुपये की राशि अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, और वह अपनी टोटल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। अब आपको बताना है कि शेष राशि को, यानी कि 12,000 देने के बाद जो 8,000 बच गया, वह दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देना चाहिए, ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके, यानी कि 10% का लाभ प्राप्त हो सके। तो ऐसे केस में देखो, जब 2 बार का दिया हुआ है, एक आदमी का दिया हुआ है रेट परसेंट, टोटल का दिया हुआ है परसेंटेज, और एक का निकालना है, तो ऐसे में आप एलिगेशन लगा लो, सबसे अच्छा होगा, जल्दी निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। देखो पहले दोस्त से कितना मिला है उसको 8%, दूसरे का आता पता नहीं है, लेकिन फाइनल का पता है कि 10% का लाभ चाहिए। अब ये हम ऐसे घटा लेंगे, और यहाँ पे देखो 8% वाले का और दूसरे वाला जो व्यक्ति है, दोनों का आपको रेशियो लिखना है। तो पहले वाले को जिसको 8% पर दिया है उसका 12,000 है, तो दूसरे वाले का कितना होगा दोस्त, 8,000 बच जाता है 20,000 में से। टोटल राशि 20,000 है, अगर 8% पर इसने 12,000 उधार दे दिया, तो बाकी कितने पर दिया होगा, बाकी पर दिया होगा 8,000। अब यहाँ से आप रेशियो निकालते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटता हुआ नजर आ रहा है, और इसको अगर आप कटाते हैं तो ये कट जाएगा 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12, और यानी कि 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा इनका। तो हम यहाँ पे 3 और 2 लगा देते हैं। अब देखो जैसे ही आप इनका अंतर देखते हो तो इनका अंतर 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 ही है, यानी कि ये 3 3 के ही बराबर है। और देखो ये 10 से छोटा है तो ये 10 से बड़ा होगा, यानी कि 10 में ये 3 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 13% आ जाएगा, और 13% अपने सवाल का आंसर है। ठीक है, क्या किया मैंने, मैं वापस आपको बता देता हूँ कि मैंने बोला दोस्त कि अगर 2 जगह का दिया है और तीसरा पूछ रहा है तो हम एलिगेशन इजीली लगा सकते हैं। 8% मैंने एक जगह लिख लिया, और दूसरा परसेंटेज तो हमें फाइंड आउट ही करना था, और 10% टोटल पे दिया है तो टोटल हमने 10% ले लिया। अब नीचे का रेशियो निकालने के लिए आपको दिया गया है कि 8% पर जो राशि है वो 12,000 की राशि है, तो शेष जो राशि होगी वो 20,000 में से घटा के मैंने बोल दिया कि 8,000 की राशि होगी। अब इनको घटाने के बाद जो रेशियो आ गया वो 3 2 का रेशियो आ गया, तो मैंने नीचे 3 और 2 का रेशियो ले लिया। अब जो हमें पता है वो मैंने घटा के चेक किया, तो ये भी 2 ही आ रहा है, यानी कि अगर ये 2 2 के बराबर है तो ये 3 3 के बराबर होगा। और फिर इधर ये वाला निकालने के लिए 10 + 3 यानी कि 13% आ गया। अब देखो दोस्त, अगर वीडियो सही लग रहा है तो जरूर से वीडियो को शेयर और लाइक कर दो, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए भाई, सवाल नंबर 6 में आपसे बोला गया कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपये हो जाती है, और 5 वर्षों में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, यानी कि आपको रेट बताना है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि सीआई में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब ये जो टाइम है ये लगातार है, जैसे 5 वर्ष और यहाँ 4 वर्ष और यहाँ पर 5 वर्ष, ये टाइम लगातार है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पर रेट। आप सीधा सीधा आप परसेंटेज में आ जाओ कि अगर इतना रुपया बन गया तो कितना परसेंट बढ़ा, यही आपको बताना है कि 3840 रुपया अगर बढ़ के 3936 रुपया हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यही आपको इजीली ज्ञात कर लेना है, क्योंकि ये टाइम जो है वो लगातार है।
तो यहाँ से आप देख लो 3840 से अगर ये 3936 बन गया तो कितना बढ़ा, तो आप घटा लो इसको, तो 6 का 6 आ जाएगा और 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी कि 96 बढ़ा है कितने पे, 3840 पे, और गुना में आपको करना है 100। इसको आप कटा लो, कटाओगे तो इजीली कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 96 से 4 बार में कटता हुआ नजर आ रहा है। अब 10/4 का मतलब ये 5 और ये 2, 5 का आधा कितना हो गया दोस्त, 2.5 और 2.5% अपना आंसर है। तो ये आसान है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो मूल राशि की 9 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो एक तो ऐसे कर सकते हो कि 3 साल में ये कितनी होती है, 3 गुनी, और आपको यहाँ पर क्या बताना है, 9 गुनी। तो 9 गुनी 3 का स्क्वायर है, यानी कि आपको 2 से गुना करना पड़ेगा इस 3 साल को। तो सॉरी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 9 गुनी करना है तो 9 गुनी का मतलब इस 3 गुना का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना है तो इसी 2 से हम इस 3 को गुना कर देते हैं तो 6 साल आ जाएगा। या मैंने जो तरीका बताया वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप ऐसे कर लो, देखो कि शुरू में मान लो वो पी था, या शुरू में पी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक ही बार कितने टाइम में, 3 वर्षों में 3 गुनी होती है, यानी कि शुरू के 3 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। अगला 3 वर्ष अगर लगेगा तो यहाँ से फिर से 3 गुनी हो जाएगा, यानी कि ये 3 या 9 गुना हो जाएगा, और 9 गुना का ही आपको बताना है। तो 9 गुना होने तक टोटल कितना टाइम लग गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कि 6 वर्ष लग गया, तो 6 अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें दोस्त अगले सवाल में आपको बोला गया है कि सीता ने 5,000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए जमा किया। अब ये कह रहा है कि यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। अब ध्यान से थोड़ा बात को आप समझिएगा, सवाल में क्या आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको ये बोला गया कि सीता ने 5,000 रुपया 10% एसआई की दर से 2 साल के लिए जमा किया है, लेकिन अगर यही पैसा अर्धवार्षिक, इसी पैसे पर और इसी टाइम पर अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज जोड़ा जाए, सीआई जोड़ा जाए, तो उसे कितना रुपया ज़्यादा मिल जाएगा। कितना रुपया ज़्यादा मिलने का मतलब हुआ कि एसआई माइनस सीआई बताना है आपको, सॉरी सीआई माइनस एसआई, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो इस साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा बनेगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि जब भी छमाही की बात आती है या अर्धवार्षिक की बात आती है तो हम लोग रेट को हाफ कर लेते हैं और टाइम को डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेट को हाफ कर लेते हैं, चलो, और टाइम को डबल कर लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है 2 वर्ष का, तो अब टाइम हो जाएगा हाफ ईयरली में ये 4 वर्ष बन जाएगा, ठीक है। और रेट जो है 10% वो बन जाएगा 5%। अब देखो जब 4 साल की बात आ गई और वो भी 5% की बात है, तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि हम सीधे सीधे ही निकाल लेते हैं। अगर आपने ट्री मेथड वगैरह पढ़ा होगा तो हम वैसे सीधे निकाल लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना कैलकुलेटिव सवाल फालतू में बन जाएगा। तो देखो मैंने लिख लिया यहाँ पर कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो 5,000 है। अब 5-5% मिलेगा, तो पहला बार 5% मिलेगा तो कितना मिल जाएगा बताओ। 5,000 का 5% कितना होगा, तो आप बोलोगे 250, क्योंकि एक जीरो काटने से ये बनता है 10%। अगर 10% 500 है तो 5% उसका आधा होगा 250। तो यहाँ पे मैंने 250 ले लिया। पहले साल में इसको 250 मिलेगा, दूसरे साल में भी ये 250 मिलेगा, और तीसरे साल में भी ये 250 मिलेगा, और चौथे साल में भी ये 250 मिलेगा। अब आपको पता है कि ये जो इतना सारा 250 4 बार हम लिखे हैं, ये 250 क्या है, ये केवल एसआई है, ठीक है। ये हमने जितना भी लिखा है ये केवल सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट तो बताना नहीं है, इसके बाद जो निकालेंगे वो हमें बताना है कि कितना ज़्यादा मिल जाता है। तो इससे जो एक्स्ट्रा बनेगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो चूंकि सीआई हम काउंट कर रहे हैं तो इन सब पे अलग अलग ब्याज मिलेगा। यहाँ पर इसका 5% मिलेगा, तो 250 का 5% कितना होगा, 10% होगा 25, तो 25 का आधा कितना हो गया, 12.5, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इन दोनों पे मिलेगा, यानी कि 12.5 का डबल मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 25, और यहाँ पे इसका 3 गुना मिल जाएगा, यानी कि 37.5। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा इसका 5%, तो इसका 5% कितना होगा, देखो 12.5 का 5%, 10% 1.25, तो 5% कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी कि 0.625। और यहाँ पे इन दोनों का ही 5% आपको लाना पड़ेगा। तो देखो 25 का 5% तो हम निकाल ही पाएंगे, यहाँ पर 25 का 5% कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। इसका 5% काफ़ी कम है, अभी हम छोड़ देते हैं, जगह भी मेरे पास नहीं है फिलहाल। अगर आप चाहो तो इधर लिख भी सकते हो उसका 5% निकाल के, एक पॉइंट उधर खिसका के और आधा लिख लेना है, लेकिन वो काफ़ी नेग्लिजिबल वैल्यू आएगा, तो मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। और आपको यही बताना है कि ये सारा जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये कितना है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है ये तो एसआई था, आपको बताना है कि एसआई से कितना ज़्यादा मिलेगा। अब इनको हम मोटे माटी तौर पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस दूर दूर हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक बात तो कि पॉइंट में अपना आंसर आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन होने से रहा।
इन दोनों को चेक कर लेते हैं और ये दोनों ऑप्शन ही दूर दूर है, तो हम केवल मेन वैल्यू को जोड़ते हैं। जैसे मान लो इसमें अगर आप 12.5 को 37.5 में जोड़ते हो तो ये 50 बना देगा और ये 25 मिलके आपको 75 दे देगा। 75 और ये जो 1 है ये मिलके 76 दे देगा, और बाकी पॉइंट के बाद की वैल्यू है, यानी कि मिला जुला के 1 से 2 बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का वैल्यू है सारा। तो हम ये कह सकते हैं कि 76 से थोड़ा सा ज़्यादा अपना आंसर होगा, और वो है 77.5। 85 तक तो जा नहीं सकता, क्योंकि बाकी का वैल्यू जो हमने नहीं जोड़ा है वो 0 पॉइंट समथिंग है, तो उसको जोड़ने से कभी भी इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि 85 तक चला जाए, तो इसीलिए 77.50 अपना आंसर है। बाकी जोड़ने की और ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों में 10% की दर से CI बताना है। तो देखो, अगर 10% वाला बात है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज याद रखा करो कि 3 वर्ष में 10% के हिसाब से CI कितना बनता है। आपको याद भी होगा कि ये 33.1% बनता है। 33 पूर्णांक नहीं, 33.1%। तो आप डायरेक्ट 5,000 का 33.1 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना में आपको डायरेक्ट 5,000 का इतना परसेंट निकालना है। आप लिख के भी निकाल सकते हो, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 का ये आ जाएगा 331, और इसको आप गुना करते हैं तो 5 और 3 बच्चे 15 और 1 16 आ जाएगा, यानी कि 1655। ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर है। ठीक है, फिलहाल और आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आ जाएंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया कि what sum will give rate 244 as the difference between simple interest and compound interest at 10% at in 1.5 years compounded half yearly। देखो, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो टाइम है वो डबल होना है और रेट जो है वो हाफ होना है। हाफ ईयरली में यानी कि छमाही या अर्धवार्षिक संयोजित होने पर हम दर को आधा कर लेते हैं और समय को दोगुना करते हैं। फिलहाल मैं हिंदी में आपको बताता हूँ कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि देखो, 244 रुपया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक ब्याज की दर से, और यहाँ पे जो टाइम है वो है 1.1/2 साल। आपको सीधा सीधा मैं भाषा में बताऊं तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है CI माइनस में SI 244, टाइम दिया है 1.1/2 और रेट दिया है 10%, लेकिन ये अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। अब देखो, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा मूलधन। सबसे पहला बात कि ये हाफ ईयरली है, तो हम यहाँ पे रेट लिखते हैं 10% का आधा हो जाएगा 5%, और टाइम हो जाएगा, टाइम कितना है, ये 3/2 है, तो उसको डबल करेंगे तो 3 साल का टाइम हो जाएगा। अब देखो, सबसे अच्छा है जब यहाँ पर डिफरेंस वाली बात आ गई तो या तो आप परसेंटेज डायरेक्ट लगा लो। अगर आपको परसेंटेज है कि 5% का 3 साल के लिए परसेंटेज कितना होता है, 5% का 3 साल के लिए परसेंटेज कितना होता है, 15.7625। अगर ये परसेंटेज आपको याद है तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि ये 3 साल के लिए हो गया, और 3 साल के लिए अगर हम SI लिखते तो 5 या 15% बन जाता। अब ये अंतर आ रहा है अपना, और इतना परसेंट की वैल्यू अगर 244 है तो 100% की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर होगा कि हम ट्री मेथड वाला अप्लाई कर लें, यानी कि जो डायरेक्ट आता है वो, या फिर रेशियो लगा लें तो भी ठीक रहेगा। जैसे मान लो अगर आप रेशियो लगाना चाहते हो या ट्री लगाना चाहते हो, तो ट्री में हम क्या बोलते हैं, 5% का मतलब है 1/20, और ये 3 साल के लिए है, तो हम प्रिंसिपल मानते हैं 20 को 3 बार गुना करके। 20 को 3 बार गुना करोगे तो 8,000 आ जाएगा, यानी कि हमने प्रिंसिपल मान लिया 8,000। अब यहाँ से एक बात कन्फर्म है कि अगर ये 244 पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब है कि जो आंसर होगा वो 8,000 से कटने वाला होगा। 8,000 से कटने वाला यहाँ पर दो ऑप्शन है, इसीलिए मैं बना देता हूँ फिलहाल आगे, या फिर आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं, कभी कभी एक ही ऑप्शन मिलता है। अब 8,000 है तो पहला साल उसे कितना मिलेगा, 1/20, तो 8,000 का 1/20 कितना होता है, या फिर 8,000 का 5% आप निकाल लो तो यह आ जाएगा 200। दूसरे साल भी ये 200 हो जाएगा और तीसरे साल भी ये 200 हो जाएगा। ये तो हो गया केवल CI। अब SI की बात करेंगे तो इसका 1/20 मिलेगा, यानी कि 20, इसका भी यहाँ पे 1/20 इन दोनों का मिलेगा, यानी कि 20 20 40 मिल जाएगा, और यहाँ पे इसका 1/20 मिलेगा, यानी कि 1। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक्स्ट्रा आ गया आपका, देखो यहाँ पे 40 और 20 60 और 61, यानी कि अंतर हो गया 61 का। और अगर ये 61 अंतर है SI और CI में, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी थी, 244, तो 61 की वैल्यू अगर 244 है, यानी कि ये 4 गुना हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 8,000 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि प्रिंसिपल हमने 8,000 माना है, तो 8,000 को भी हम 4 गुना कर लेंगे, तो ये 8,000 को 4 से गुना करते ही कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा, और 32,000 अपना उत्तर है। तो आप ऐसे कर लो, या फिर पिछले वाले तरीके से भी जा सकते हो। तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यही ज़्यादा आसान तरीका है जिसमें
देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 3200 रुपये की राशि 10% की दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तो आपको बताना है कि निवेश की गई अवधि यानी कि टाइम क्या है। 3200 रुपये की राशि है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर पर वो त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडेड है। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडेड का मतलब 3-3 साल पे अगर उससे ब्याज लिया जाए तो वो कितना बन जाता है, 3362 बन जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने समय के लिए राशि उधार दी गई थी। देखो, जब भी टाइम की बात करें तो टाइम निकालने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है कि आप डायरेक्ट अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो ले लो। ठीक है, अब अमाउंट कितना है यहाँ पर 3362 है और प्रिंसिपल कितना है 3200। अब इसको आप इस तरह से कटाओ कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर या फिर क्यूब बन जाए। अभी आप देखो, अगर हम 3200 को आधा करते हैं 16, तो ये 1600 स्क्वायर बन जा रहा है 40 का। ठीक है, तो यहाँ से हम बात बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप पहले देख लो कि हमें इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% का। 10% का इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पता है कि ये त्रैमासिक है, तो त्रैमासिक होने पर हम 4 से डिवाइड करेंगे, समय को 4 से गुना करते हैं और रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 6 माही में हम लोग क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं और समय को 3 गुना करते हैं, वैसे ही 3 माही में हम क्या करते हैं, दर को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि 12 महीने को अगर आप ये 3 माही काउंट करोगे तो 3-3 महीने पर आपको 4 बार काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए हम 4 से दर को डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 4 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दर को 4 से डिवाइड कर दें तो आप डायरेक्ट इन सबको भूल के पहले ऐसे सोच लो कि रेट हमारे पास कितना परसेंट बन जाएगा। तो आप बोलोगे 10% को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5% बन जाएगा, या 10%/4 अगर आप लिखते हो तो इस परसेंट को हटा के नीचे अगर 100 लगाओगे तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 1/41 का आपको ब्याज मिलेगा। अब 1/41 का ब्याज हम यहाँ पर देखो, ये प्रिंसिपल है तो उस पर 1 का ब्याज मिल जाएगा, यानी से कि अगर मैं A/P की बात करूं तो हमारे पास 41/40 आ जाएगा। नीचे 40 है एक्चुअली में, यहाँ पे नीचे क्या है 40 है। तो ये तो देखो, इतना बात तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर जो रेट है हमारा वो होगा 2.5% का, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, या फ्रैक्शन में बात करें तो 1/40 का होगा। अब आपको मेन बात यही है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा A/P अगर टाइम निकालना है तो A/P हम यहाँ से अगर निकालें तो देखो, A है हमारे पास 3362 और P कितना है 3200। लेकिन ये A/P अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले के हिसाब से निकालें तो 1/40 था, यानी कि 40 पर 1 का ब्याज, तो वो 41/40 का पावर n बनेगा। अब ये सारे बात आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस नीचे जैसे आपने देखा 40, तो इसको 40 का स्क्वायर बना लो या 40 का क्यूब बना लो, जो बन जाए वो बना लो। तो अभी आप देख रहे हो कि ये 40 का कुछ भी नहीं है, ना तो स्क्वायर है ना ही क्यूब है। तो हम डायरेक्ट इसको देखो, अगर आधा करते हैं, आधा करने पर ये 1600 बन जाएगा, तो ये 40 का स्क्वायर बन जा रहा है। अब अगर ये आधा करने पर 40 का स्क्वायर बन जा रहा है तो आप ऊपर वाले को चेक करो कि आधा करने पर ये भी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं किसी चीज़ का। तो आधा करने पर हालांकि स्क्वायर बन ही जाता है, 90% केसेज में स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही नीचे वाला स्क्वायर बना तो ऊपर वाला भी स्क्वायर बन जाता है 90% केसेज में। यहाँ पे इसका आधा कितना होगा, 16 दूना 32 और 81 दूना 162, 1681। देखो 1681 किसका स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर होता है। ये 41 का स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है। बस अब अगर ये स्क्वायर है यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि टाइम कितना है 2 साल है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा आपको बोला दोस्त कि आप A/P निकालो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो और A कितना था हमारे पास 3362 था और P कितना था हमारे पास 3200 था। इसको हाफ हाफ करने के बाद ये आ गया 1681 और ये आ गया आपका 1600। अब इतना आने के बाद हमें पता है कि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, ये 41/40 का होल स्क्वायर है। तो जैसे ही पावर हमें होल स्क्वायर दिख गया और ये अंदर वाला तो अब कटेगा नहीं, तो ये 2 जो है यही अपना टाइम होता है। तो डायरेक्ट आप टाइम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेकेंड्स में लिख सकते हैं। केवल इन दोनों का रेशियो लीजिए और जब ये होल स्क्वायर बनने लगे या पावर 3 बनने लगे तो वही अपना टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम हमारा 2 साल आ रहा है, लेकिन अभी रुकिए, आप 2 साल हमारा आंसर नहीं है, 2 साल गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 साल वार्षिक समय के लिए है। ठीक है, यहाँ पर ये त्रैमासिक काउंट करने के बाद 2 साल निकला हुआ है। त्रैमासिक काउंट करने का मतलब आपको पता है, मैंने बोला था त्रैमासिक में हम लोग दर को 4 से डिवाइड करते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं। समय को 4 से गुना करने का मतलब ये जो 2 आया है, ये समय को 4 से गुना करने से आया है, यानी कि टाइम को 4 से गुना करने के बाद ये 2 आया है। अब हमें जो एक्चुअल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2/4, यानी कि इसको आप कटाओगे तो 1/2 मिलेगा और 1/2 अपना आंसर है। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये त्रैमासिक था तो आपने दर को 4 से डिवाइड कर दिया और टाइम को 4 से गुना किया होगा, यानी कि टाइम जो हमारे पास 2 साल का आ रहा था ये 4 से गुना करने के बाद का टाइम है।
ठीक है, तो एक्चुअल अगर हम टाइम निकालना चाहें तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हाफ अपना आंसर होगा, हाफ ईयर। देखिए यहाँ पे अगले सवाल में आपको बोला गया कि 2 साल में कोई धन जो है वो 1.44 गुना हो गया तो उसे ब्याज की कितनी दर प्राप्त हुई। अब देखो 1.44 होने का मतलब कि टोटल 44% बढ़ा है। 44% किसका इफेक्टिव रेट होता है? 20% का। 20% का आप सक्सेसिव निकालोगे 2 बार तो 44% मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 20% अपना आंसर होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। और अगर ऐसे आपको निकालने में दिक्कत है तो आप ऐसे कर लो। रेट निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है और आसान तरीका है वो मैं बता देता हूँ। हालांकि फास्ट करने के लिए आपको ये सारे तरीके भी पता होना चाहिए। देखो इतना गुना होने का मतलब कि अगर वो 100 होगा तो 1.44 गुना होने के बाद कितना बन जाएगा? 144 बन जाएगा। और 2 साल का बात है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 3 साल का होता तो हम घनमूल निकाल लेते, यानी कि क्यूब रूट निकाल लेते। तो 2 साल का बात है तो हमने वर्गमूल निकाल लिया, ये 10 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। अब देखिए 10 पे 2 का ब्याज है तो कितना परसेंट का ब्याज हो गया? टोटल आप निकाल लो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 20% का ब्याज आ गया। तो ऐसे भी आप ब्याज निकाल सकते हैं, या यहीं से डायरेक्ट ये 10 है, इसको 100 बनाने के लिए 1 जीरो लगाओगे तो इस पर भी 1 जीरो लगा लो। ये 100 से 20 ज़्यादा है, यानी कि 20% का ब्याज हो गया। बस, तो ऐसे आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया कि यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 साल का सीआई है 328 रुपये, तो वह राशि कितनी है? इसको भी करने के कई सारे तरीके हैं। देखो एक तो आप परसेंटेज से जा सकते हैं। 5% पर 2 साल का कितना बन जाएगा? 5 5 10.25, ठीक है, 10.25 बन जाएगा। 2 साल के लिए परसेंटेज तो निकालना इफेक्टिव आसान होता है। क्या करो, एक बार डबल करो दोनों को, 5 5 10 और पॉइंट में 5 का स्क्वायर बैठा दो 25। ये इतना ब्याज मिला है, यानी कि इसकी वैल्यू है हमारे पास 328, और हमसे वह राशि पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। बात क्लियर है? आपको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। अब यहाँ से आप चाहो तो डीएस भी लगा सकते हो। डीएस का मतलब डिजिटल सम। देखो इसका डिजिटल सम कितना है? 5 2 7 और 1 8 है। इसका डिजिटल सम 8 है, और इधर वाले का डिजिटल सम 8 2 10 और 3 और 1 4 है, यानी कि ये हाफ है, आधा है इसका। तो यहाँ पर भी 100 का आधा आएगा 50, यानी कि डिजिटल सम 5 होगा अपना। डिजिटल सम 5 सीधा सीधा इसी में दिख रहा है, 3 और 2 5 डिजिटल सम, बाकी किसी में 5 नहीं है, तो हम सी आंसर लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, या फिर दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट निकाल लो। 5% 2 साल पर, 5% का मतलब 1/20 है, यानी कि अगर राशि 20 है तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 1 मिल जाएगा, यानी कि 21। 2 साल का बात है तो हम 2 बार इसको लिख लेते हैं, 20 21 और गुना करेंगे तो ये 20 का स्क्वायर 400, और ये 21 है तो 21 का स्क्वायर 441। यहाँ से आप देख लो ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 41 का ब्याज मिल रहा है। 400 की राशि 441 हो गई तो ब्याज कितना मिल रहा है? 41 है। लेकिन सवाल में कितना मिला था ब्याज? तो आप बोलेंगे कि 3 2 8 मिला था ब्याज। यहाँ से ये देख रहे हैं कि 8 गुना है। अगर ये 8 गुना है तो ये 4 वाला भी 8 गुना होगा, यानी कि 8 चौके 3200 अपना आंसर होगा। और 32 का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बाकी आप चाहे तो ट्री वाला मेथड भी लगा सकते हैं, वो भी ईजी है। ईजी सवाल में कई सारे मेथड लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया कि 3% प्रति वर्ष के ब्याज की राशि पर उधार लेता है रुपया, और तत्काल छमाही देय पर 5% ब्याज सीआई पर उधार दे देता है उसको, और वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का लाभ हो जाता है। तो बताना है कि उधार ली गई राशि कितनी थी। यानी कि कोई आदमी है 3% की साधारण ब्याज, 3% का साधारण ब्याज यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप सिंपल इंटरेस्ट मानोगे, ये समझ लो, ठीक है। जब लिखा नहीं है कि वो सीआई है तब तक हम उसको सिंपल इंटरेस्ट मान के चलते हैं। तो आप ये समझ लो कि 3% प्रति वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज पर कोई राशि उधार ली गई, और उसी समय वह 5% ब्याज के छमाही दर से और चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी और को उधार दे दिया गया। तो ऐसे में फ़ायदा कितने का हो गया? उधार लेने वाले को 330 रुपये का फ़ायदा हो गया। जिसने एक आदमी से उधार लिया और दूसरे को दे दिया, उसे 330 का फ़ायदा हो गया। तो आपको बताना है कि उधार ली गई राशि कितनी है। चलिए बना लेते हैं, काफ़ी आसान सा है सवाल। इसको आप ट्री भी लगा सकते हैं या रेशियो भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। देखो अगर ट्री लगाना है तो आप कहोगे कि 5% हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि सीआई निकालना मेन बात है। दो सीआई हमारा निकालने के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अब देखो ये छमाही है, 5% वाला छमाही है, तो आपको पता है कि अगर ये छमाही है और 1 साल का बात है वर्ष के अंत में, तो टाइम कितना बन जाएगा? 2 साल बन जाएगा, क्योंकि 1 साल था और छमाही होने के कारण टाइम डबल हो जाएगा, और रेट हाफ हो जाएगा। तो 5% का आधा हो जाएगा कितना? 5/2, और उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 5 20 बचे 100, 20 दूना 40, 1/40 आ जाएगा फ्रैक्शन में। अब अगर 1/40 आ गया तो हम प्रिंसिपल किसको मानेंगे? 2 साल का बात है तो हम 40 गुना 40 यानी कि 1600 को प्रिंसिपल मान लेते हैं। और अगर 1600 प्रिंसिपल है तो पहले बार में आपको इसका 5% मिलेगा, सॉरी 5% नहीं, 1/40 यानी कि 2.5%। तो 1/40 का मतलब यहाँ पे 40 रुपया मिल जाएगा।
दूसरे साल भी 40 मिल जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बार मिलेगा 40 का 1/40 यानी कि 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CI कितना आ गया, टोटल आ गया 40 40 80 और 81 आ गया CI। अब अगर SI की बात करें तो SI आपको 3% के हिसाब से मिलना है। तो आप बताओ अगर 1600 है यहाँ पे, और 1600 के हिसाब से अगर आप 3% निकालते हो तो 1600 का 3% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 3% 16×3 = 48 हो जाएगा। 1600 पे अगर 3% का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1600 का 1% 16 है तो 3% 16×3 = 48 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो कि SI और CI का अंतर कितना है। तो आप देखोगे कि 81 में से अगर ये 48 घटाते हैं तो अंतर कितने का आ जाता है, 33 का। लेकिन सवाल में अंतर कितने के बराबर है, सवाल में 330 के बराबर है, यानी कि बस 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल भी हमने जो माना है उसमें 1 जीरो एक्स्ट्रा लगेगा। हमने प्रिंसिपल 1600 माना है तो यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 16,000 अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। ये उत्तर है। आप रेशियो अगर लगाते तो रेशियो में भी कहते कि चलो ये 1/40 आया था, यानी कि 40 से कितना बन जाना है, 41, और 2 साल का बाद था, 2 बार क्यों, क्योंकि ये छमाही था तो हम 1 साल को 2 बार काउंट करेंगे। तो ये फिर से 40 से 41 बनेगा और स्क्वायर निकालने पर ये 1600 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1681। यहाँ पर देखो CI कितना मिल गया आपको, 81 का। और SI की बात करें तो ये प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल का 3% मिलना है, तो 1600 का 3% यानी कि आप बोलते हैं 48। फिर से वही देखते हैं यहाँ पर कि अंतर कितने का है, तो आप बोलते 33 का अंतर है, लेकिन सवाल में ये 330 है, 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा और 16,000 अपना आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया कि 12% प्रति वर्ष 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। तो आपसे पूछा गया है कि उसी राशि पर उसी टाइम के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। आसान सा सवाल है। जब ऐसा करना हो तो आप डायरेक्ट ट्री मेथड यूज किया करो। देखो 12% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन में ये 1/8 होता है, यानी कि रेट हो गया 1/8। अगर रेट 1/8 है तो आप बोलोगे कि हम प्रिंसिपल कितना मान लें, 2 वर्ष का बात है तो हम 8 का स्क्वायर मान लेते हैं, यानी कि 64 मान लेते हैं अपना प्रिंसिपल। अगर 64 है तो पहला बार ये 1/8 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 8 मिलेगा आपको। दूसरे साल भी 8 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ का 1/8 कितना होगा, 1 होगा आपका। अब देखो हमारे पास CI दिया है, CI हमारा आ कितना रहा है, टोटल आप जोड़ लो, 8 8 16 और 1 17 आ गया, जिसकी वैल्यू सवाल में 510 दे रखी है। और हमसे SI पूछ रहा है। आपको पता है कि ये ऊपर वाले लाइन में जो होता है वही SI होता है। तो 8 8 16 की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये अगर 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 16 का 3 गुना 48 और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 480 अपना आंसर है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है और कोई तरीका बताने की जरूरत नहीं है। रेशियो वाला भी इसमें उतना ही आसान है जितना कि ये आसान है। ठीक है, तो रेशियो वाले से भी आप कर सकते हैं। मैंने तरीका आपको बता दिया है, पिछले कई सवालों में मैंने लगा के रेशियो वाला तरीका बता दिया है। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ABC को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में वह दी जाती है। 7930 रुपये को 3 भाग में डिवाइड करके और 3 लोगों ABC को वो 2, 3 और 4 वर्षों के लिए क्रमशः 5% के इंटरेस्ट पर दिया जाता है उधार के रूप में। अब आपको बताना है कि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, यानी कि तीनों का जो टोटल बनेगा अमाउंट वो इनका टाइम पूरा होने के बाद एक दूसरे के बराबर बनेगा। यानी कि A का जो 2 साल बाद बनेगा, B का जो 3 साल बाद बनेगा और C का जो 4 साल बाद मिश्रधन मिलेगा, वो सारा का सारा बराबर है। तो आपको बताना है कि A ने कितने रुपए उधार लिए हैं। देखिए, जब ऐसा बात आ गया कि ये बराबर है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट अमाउंट बराबर करो, जैसे मैंने पिछले में आपको बताया था। देखो अमाउंट अब बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले को 5% के हिसाब से 2 साल के लिए मिलेगा, तो 2 साल के लिए 5% के हिसाब से 10% का ब्याज हो गया। तो अमाउंट के लिए आपको 100 जोड़ना पड़ेगा 10% में, यानी कि 110% मिलेगा A को। B का हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि 115% B का। और C का कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20%, यानी कि 120% C का। अब चाहो तो ये 5 से कटता हुआ नजर आ रहा है, ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 5 दूना 10 और फिर से 5 दूना 10 22 बार में। ये 5 से कट जाएगा 23 बार में और ये 5 से कट जाएगा 24 बार में। यानी कि अगर आप ABC का रेशियो यहाँ से लेते हो, देखो A/B/C, तो रेशियो कितना बन जाएगा, A का अगर रेशियो लेना है तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे, B का रेशियो लेना है तो B को छोड़ के बाकी को गुना कर देते हैं, C का रेशियो लेना है तो C को छोड़ के और बाकी का गुना कर देते हैं। तो A के रेशियो के लिए आपका आ जाएगा 23 × 24। ठीक है, अब अगर आप B का लिखना चाहते हैं तो B की वैल्यू B वाला छोड़ देते हैं 23 और ये आ जाएगा 22 और गुना में 24। अगर आप C का लिखना चाहते हैं तो C का कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे C का आ जाएगा 22 और गुना में 23।
अब देखो इतना करने की ज़रूरत थी नहीं। अब मेन बात है कि अगर पूरा सवाल सॉल्व करना है तो आपको इसको गुना करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको और सबको जोड़ करके और सबको जोड़ के बराबर करना पड़ेगा 7930 के बराबर 7930 रुपये के बराबर करना होगा। तो एक की वैल्यू आपको लगाना होगा और फिर इसकी वैल्यू निकालनी होगी, यूनिटरी मेथड आपको लगानी होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, हमें चूंकि ए का बताना था तो हम केवल ए पर ही रुक जाते हैं, ए पर रुक जाते हैं। और पहले हम ये समझ गए कि ए की वैल्यू अगर रेशियो में इतना है तो डेफिनेटली ए का जो आंसर आएगा वो 23 और 24 से कटने वाला उत्तर होगा। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। अब देखो 23 से चेक करना तो मुश्किल है, लेकिन 24 से चेक करना आसान है। 24 का मतलब कि वह किससे किससे कटेगा, तो आप बोलेंगे कि दोस्त वो 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, तो हम 3 4 को चेक कर लेते हैं। 3 4 4 का चेक करना आसान है, लास्ट का 2 देखना है, तो ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। अब 3 से चेक करने के लिए ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है बस, बाकी तो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर है। आप डीएस लगा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा, डीएस लंबा पड़ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% सीआई देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, किस्त का सवाल आ गया, यानी कि इंस्टॉलमेंट है। तो आपको उधार ली गई राशि बताना है, यानी कि सम बताना है या फिर मनी बताना है कि कितनी मनी उधार ली गई थी। चलिए देखिए, सबसे आसान तरीका जो किस्त में लगता है वो रेशियो वाला लगता है, तो हम रेशियो लगा लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलोगे कि 1/20 होगा। यानी कि अगर 20 रुपये उधार लिया गया है तो 1 रुपया बढ़ा के आपको किस्त देना है। यानी कि मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल अगर 20 है तो इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा, पहले साल में 1 बढ़ के 21 बन जाएगा। दूसरे साल का अगर लिखना है तो ये स्क्वायर बन जाता है, आपको भी पता है। तीसरे साल में क्यूब बन जाता है, ये 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 20 का स्क्वायर और यहाँ पे 21 का स्क्वायर दूसरे साल का ये होता है कि दूसरे साल में प्रिंसिपल अगर इतना होता तो इंस्टॉलमेंट इतना बनेगा। अब देखो मेन बात है कि इंस्टॉलमेंट हर एक साल बराबर होता है, यानी कि किस्त प्रत्येक साल बराबर होती है। अब किस्त यहाँ पर अगर 21 गुना 21 है तो ऊपर वाले में भी किस्त 21 गुना 21 ही होगा, तो इसको हम 21 से गुना कर देते हैं ताकि किस्त दोनों बार 441 बन जाए। अब पहले वाले को अगर हम 21 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी हम 21 से गुना करेंगे, तो 21 से मैंने गुना कर दिया। अब यहाँ से आप देखो टोटल हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना बन गया, तो ये बोलोगे आप कि 21 गुना में 20 कितना है, ये है अपना 410 420 है, 420, और ये 20 का स्क्वायर 400, तो 420 और फिर 400 जोड़ेंगे तो 820 आ गया। ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो 820 आ गया। और अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो हर एक इंस्टॉलमेंट सवाल के हिसाब से किसके बराबर है, 17,640 के बराबर है। लेकिन हमारे हिसाब से प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है 21 गुना 21 441 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि 441 की वैल्यू सवाल के हिसाब से 17,640 के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये पता है कि ये यूनिट डिजिट जो है एक, इसको 4 से गुना करेंगे तभी लास्ट में 4 आएगा, यानी कि 40 से गुना करेंगे, सीधा बात समझ लो, 40 से गुना करेंगे तभी लास्ट में 4 आएगा। तो हम यहाँ पर भी ये समझ लेते हैं कि 4 से हमें गुना करना पड़ेगा 40 से, तो 40 से गुना करेंगे तो लास्ट में 800 तो जरूर आएगा, और 800 केवल एक ही ऑप्शन में है। या फिर आप जीरो हटा के भी चेक कर सकते हैं बिना जीरो का, कि अगर जीरो हम नहीं रखें, मान लो इसमें जीरो नहीं रखें तो फर्स्ट डिजिट इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 4 गुना एक को हम 4 से गुना करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 4 आएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 को 4 से गुना कर देते हैं, और 2 को अगर आप 4 से गुना करते हैं तो लास्ट में 8 आना चाहिए जीरो हटाने के बाद। जीरो हटाने के बाद 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, या पूरा भी ये 4 ही बार में कटेगा। अगर ये पूरा 4 बार में कट जा रहा है तो 82 को भी आप 4 से गुना करोगे तो 328 आ जाएगा, और ये अपना आंसर होगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एनके मैथ्स जो कि है उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है, उसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके और ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत के संख्यात्मक रूप से आधा है। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 10% है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 10 हुआ, तो इसका आधा है रेट टाइम, ये आपको बोला गया है। टाइम जो है वो रेट का आधा है, दर का आधा है, तो आपको बताना है कि दर कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे आप रेट निकाल सकते हो। देखो 8/25 का मतलब कि अगर प्रिंसिपल आपका 25 है तो यहाँ पे इंटरेस्ट एसआई कितने का मिल गया है, 8 का। अभी देखो प्रिंसिपल अगर 100 गुण होता, यानी कि ये 100 गुना कर लेते हैं हम,
4 गुना, ये 100 होता तो ये भी 4 गुना होता, ये 32 बन जाता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 32 है। आप ऐसे समझो इसको कि 8/25 का मतलब कि प्रिंसिपल अगर 25 है तो ऐसा ही आपको कितना मिल गया है 8 का, तो ये कितना परसेंट हुआ 25 का, तो आप बोलोगे 32% हुआ। कैसे 32% इजीली निकल सकता है, ये 4 गुना करने पर 100 बन जा रहा है, तो ये भी 4 गुना हम कर लेंगे, यानी कि 32% का इंटरेस्ट मिला है। 32% का इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट क्या होता है, आर गुना में टी% होता है, तो ये आर गुना में टी% आपको मिल गया है 32। अब यहाँ से आपको पता है कि अब यहाँ से आपको पता है दोस्त कि जो टाइम है वो रेट का आधा है। सवाल में लिखा हुआ है कि जो वर्ष है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्षों की संख्या जो है वो दर की संख्या की आधी है। तो हम यहाँ पे टाइम के जगह पर r/2 लिख लेते हैं, ये 32 का 32 हो गया, और ये r का r, और टाइम की जगह पर अगर r/2 लिख लेते हैं तो ये 2 इधर आएगा, तो r² कितना हो जाएगा दोस्त 64, और अगर r² 64 है तो r कितना हो जाएगा 8, और 8 इस सवाल का आंसर है। आप किसी भी तरीके से करोगे तो सवाल आसान है, ज़्यादा कुछ दिमाग चलाना नहीं। देखिए भाई, यहाँ पे आपको सवाल दिया गया कि 4,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात आप सोच लो कि 4 वर्ष की जब बात आ गई चक्रवृद्धि ब्याज में, तो सवाल कैलकुलेटिव होना ही होना है। भले ही 10% ही वार्षिक दर क्यों ना हो, फिर भी आपको पता है कि 10% जब रहता है तो कैलकुलेशन काफ़ी कम होता है, लेकिन 4 वर्ष का बात है तो कैलकुलेशन होगा। चाहे आप रेशियो लगा लो, ट्री मेथड लगा लो, या फिर परसेंटेज लगा लो, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डीएस वगैरह यूज करते हो, या फिर यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट ये सब लगाते हो, तो आपको इजीली ये काम हो जाएगा अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो हम ऑप्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप बोलोगे दोस्त कि यहाँ पे 4,000 रुपये की राशि है और 10% के हिसाब से 4 साल का बात है। अगर मैं अमाउंट निकालने की बात करूं तो आपको पता है कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हालांकि सीआई बताना है, लेकिन मैं अमाउंट निकाल के चेक करता हूँ। यहाँ पर अमाउंट अगर निकालते हैं तो आप बोल रहे हैं कि 4,000 का 10% का मतलब कितना हो गया भाई 1/10, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज, तो 11/10, और ये 4 साल का बात है तो पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 बातें कर सकते हैं, एक तो कि अमाउंट 11 का मल्टीपल है तो हम अमाउंट को 11 का मल्टीपल चेक कर लें, या फिर इसका डीएस निकाल लें। अगर आप डीएस की बात करोगे तो यहाँ पे तो 4 ही है, यहाँ पे 11 मतलब 2 का पावर 4, यानी कि 16, 16 का डीएस होता है 7, तो 7 चौक 28 है, और डीएस हमारे पास कितना आ गया 28 का डीएस 1 हो गया, 8 2 10 डीएस 1 हो गया, यानी कि डिजिटल सम 1 हो गया। तो हमें अमाउंट का चेक करना पड़ेगा डिजिटल सम कहाँ 1 होगा। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन में जो है वो तो अमाउंट ही नहीं है, तो हम कैसे डिजिटल सम चेक करें। ये अमाउंट नहीं है, ये सीआई है, लेकिन अमाउंट हम निकाल तो सकते हैं। सीआई में अमाउंट कैसे निकालते हैं, आपको ब्याज में मूलधन जोड़ना रहता है। तो हमें ब्याज ऑप्शन में दिया गया और मूलधन 4,000 है, तो 4 हम जोड़ देंगे। 4,000 अगर जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे 4 बन जाएगा, ये यहाँ पे 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, और ये भी यहाँ पे 1 के बदले 4 बन जाएगा अगर 4,000 जोड़ते हैं तो। अब यहाँ पे डीएस आप चेक करो कहाँ पे डीएस 1 आ रहा है। अगर लास्ट में आप देखते हो तो ये 6 6 12 और 5 17, यानी कि 17 का कितना हो गया, चलो 17 और 7 जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 6 और 24 और 4 28। 28 का मतलब कितना, डीएस इसका भी 1 आ जाएगा क्या, 1 मिनट थोड़ा ढंग से देखने दो। ये अच्छा 5 बन जाएगा ना, 4,000 जोड़ना है ना, मेरी गलती है दोस्त। यहाँ पे ये 5 बन जाएगा क्योंकि 4,000 जोड़ना है, ये भी 5 बनेगा, ये भी 5 बन जाएगा, और ये भी 5 बन जाएगा। 4,000 मूलधन है तो 4,000 जोड़ेंगे हम ऑप्शन में, ताकि वो मिश्रधन बन जाए, यानी कि अमाउंट बन जाए। अब चेक करो तो इसका अब 2 आ जाएगा, क्योंकि वैसे में आ रहा था हमारा कितना 1, तो 2 आ गया, तो ये तो नहीं होगा, हमें 1 चाहिए। इसका चेक कर लो, देखो बिना पॉइंट का तो होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि इतना बार जीरो है, एक जीरो एक्स्ट्रा है नीचे, तो डेफिनेटली पॉइंट आना है। तो हम बिना पॉइंट वाले को तो चेक नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप डीएस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 5 11, 11 का हो गया, 2 8 2 10, 1 5 1 6 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। इसका चेक कर लो तो ये तो 5 6 11 2 आ जा रहा है डीएस, ये भी नहीं हुआ। इसका चेक करोगे तो 6 4 10 हो, या फिर 9 हम बना लेते हैं, ये 5 4 9 हो गया, तो बचा 8 6 14 और 8 5, 14 और 5 होता है 19, और 19 में 9 तो जोड़ते नहीं है, यानी कि 1 हो गया डीएस, एक पहले वाले का डीएस आ जा रहा है, यानी कि पहला वाला आंसर है। अब दूसरा तरीका हम ये कर सकते थे कि इतना अगर चेक नहीं करना है तो मैं ये डायरेक्ट कहता कि चलो जो अमाउंट होगा, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अमाउंट 11 का मल्टीपल है, तो अमाउंट को हम 11 से कटा के भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा अमाउंट है जो 11 से कटने वाला है। तो अमाउंट में वापस वैसे ही आपको 4 हज़ार पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा 11 से कट जाएगा। तो ऐसे में आपको ऑप्शन ए ही मिलेगा जो 11 से कटेगा, क्योंकि ये दोनों तो दिख रहा है नहीं कटेगा। इसको आप चेक कर लो, तो इसको चेक करोगे तो 5 और 1 6 और 6 12 हो गया,
और ये हो गया 7 6 13 एक आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं कटेगा 11 से। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये सारे तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे, वरना सवाल कैलकुलेटिव होगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हो सकता है आंसर भी नहीं है। अगर आप परसेंटेज से निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज से भी इसको निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। परसेंटेज में मैं बता देता हूँ, 4 साल का जो परसेंटेज होता है वो होता है 46.41%, 10% के हिसाब से। ऐसे भी आप डायरेक्ट इतना परसेंट निकाल सकते थे अगर याद हो तो। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 है, मूलधन की राशि ज्ञात करनी है आपको, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। और ये दिया हुआ है कि दोनों मामलों में जो इंटरेस्ट है वो 10% है। देखो 10% है तो फिर तो ईजी ही हो गया। अगर 10% के लिए हम सीआई की बात करें तो 3 साल के लिए आपको पता है कि सीआई कितना बनता है, 33.1 बनता है परसेंटेज में। और एसआई 3 साल के लिए कितना बन जाएगा, 10 या 30% बन जाएगा। तो अंतर कितने का आ गया, तो आप बोलोगे अंतर आ गया 3.1% का। और सवाल में ये किसके बराबर है, 186 के बराबर है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 6 टाइम्स है। अगर पॉइंट हटा दें तो ये 60 गुना हो जाएगा। और हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% को अगर 60 से गुना करेंगे तो ये 6000 बन जाएगा। और 6000 अपना आंसर है। तो जब 10% की बात आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% नहीं रहता तो हम ट्री मेथड लगाते या फिर अपना रेशियो लगा देते, वो भी ईजी था। आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ठीक है, और जब ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक रूप से की जाती है, जब 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है तब। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से किया जाए, यानी कि हाफ ईयरली किया जाए, तब आपको 723 रुपये अधिक मिल जाएंगे हाफ ईयरली काउंट करने से। तो आपको बताना है कि वह राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, सम क्या है, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान सा है, आप देखो कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले तो जब 20% मिलता है, ठीक है। अब देखो टाइम इसमें कहीं पर लिखा नहीं है तो हम 1 साल मान के चलेंगे, जब टाइम लिखा नहीं है तो हम 1 साल मान के चलते हैं। तो 1 साल में अगर 20% का जोड़ा जाए तो वो तो 20% ही मिलेगा। 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए सीआई आपको कितना मिल जाएगा, 20% ही मिलेगा। लेकिन अगर हम कंपाउंडेड करने लगें, इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करें, यानी कि छमाही जोड़ने लगें, तो आपको पता है कि दर आधा हो जाएगा, यानी कि ये 10% बन जाएगा। और ये टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल। समय को हम 2 गुना और दर को आधा करते हैं छमाही में, तो मैंने कर दिया। अब देखो 10% के हिसाब से अगर 2 बार का निकालोगे सीआई तो ये कितना बनता है, 21% बनता है। आपने को पता होगा ये सक्सेसिव से। अब यहाँ पर देख लो अंतर कितने का आ रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा मिल रहा है पुराने वाले से, तो 1% ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन सवाल में कितना ज़्यादा मिला था, 723 ज़्यादा मिला था। अब 1% अगर 723 है तो 100% कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 723 पर 2 जीरो चिपका देंगे, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 72,300 उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से वीडियो को शेयर करें दोस्त, और अंत तक वीडियो को ज़रूर से देखें। ठीक है, और जो भी वीडियो मेरा आए उसको ज़रूर से आप देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो और हमारे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ऐसे में और मज़ा आएगा और लाइव आने का मौका मिलेगा। फिलहाल अभी हम लाइव तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शन है चैनल पे। जब से ज़्यादा लोग जब जुड़ जाएंगे तो लाइव आने का मौका मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए हमें। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है 2 वर्ष के लिए 15% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 ईयर्स में 15% रेट के हिसाब से, वो है 3225 रुपये। तो आपको मूल राशि बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। काफ़ी आसान सवाल है। देखो जब 2 वर्ष का बात हो तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा लो, ज़्यादा आसान रहेगा। परसेंटेज वाला तरीका लगा लो। 15% का सक्सेसिव 2 बार लगाएंगे तो 15 15 30, और प्लस में 15 का स्क्वायर 225, यानी कि ये आ जाएगा 32.25। 32.25 होगा ना, 32.25% आएगा अपना इंटरेस्ट यहाँ पर टोटल। और सवाल में ये इंटरेस्ट है 3225। आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट के और इतना बन जाएगा, यानी कि ये 100 गुना है तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है, 100% की। ये भी 100 गुना होगा तो 10 पे कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 10,000 अपना आंसर होगा। तो 2 साल के लिए तो सबसे आसान है। अगर सीआई निकालना हो आपको, या फिर प्रिंसिपल निकालना हो, या अमाउंट निकालना हो, तो 2 साल में यही ज़्यादा आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। आशा है कि वही बात आपको समझ में आ गई। देखें भाई, रेट इंटरेस्ट आपको बताना है। यहाँ पर सवाल है ऐसे कुछ कि 3,000 रुपया है जो x% सीआई की दर से 3 साल में 3993 हो जाता है। तो एक्स का मान, यानी कि रेट इंटरेस्ट रेट परसेंट बताना है आपको कि दर कितनी है। अब दर निकालने का जो सबसे इजी तरीका है, देखो एक तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये 9993 बढ़ा है, यानी कि 993 का लाभ हो गया है, यानी कि इंटरेस्ट मिल गया है कितने पर, 3,000 पे, और गुना में 100। अगर आप परसेंट निकालते हो यहाँ पर रेट इंटरेस्ट, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 3 से कटेगा 331।
और आप 0 से डिवाइड करोगे, 0 नहीं 10 है एक्चुअली में, तो ये 13.1% आएगा। और आपको पता है कि 3 साल में 33.1% कब बनेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं तो, क्योंकि 10% यहाँ पर था तब तो आप इजीली फाइंड आउट कर लिए, लेकिन दूसरा कुछ होता तो मज़ा नहीं आता, फिर आपको फंस जाते आप। बना तो लेते लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है वैसे में। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आप क्या करो कि अगर 3 साल का बात है तो इन दोनों को कटाओ पहले। ठीक है, पहले इनका रेशियो निकालो, और 3 साल का बात है तो इनका क्यूब रूट निकाल लो, 2 साल का बात है तो इनका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि घनमूल निकाल लो अगर 3 साल दिया है तो, और वर्गमूल निकाल लो अगर 2 साल दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साल है तो घनमूल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनका रेशियो लेना है, कटाना है। तो ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 13 × 39, और फिर 3 × 9 और 1 बार में, यानी कि ये 1000 है, और ये कितना है 1331 है, और इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। अब आपको पता है कि क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 11 बन जाएगा, तो यहाँ से कितना बढ़ गया, ये 10% बढ़ गया, तो 10% अपना आंसर है। मैंने क्या बोला आपको कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना हो तो आप प्रिंसिपल का और अमाउंट का, यानी कि मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात निकालो पहले, जहाँ तक कट रहा है कटाओ, और कटाने के बाद अगर 2 साल का बात है तो आप वर्गमूल निकालो, 3 साल का बात है घनमूल निकालो, और फिर देख लो आप कितना परसेंट बढ़ रहा है। 10 पे 11 बढ़ा, यानी कि ये 100 होता तो ये 110 होता, 10% ज़्यादा बढ़ जाता, और 10% अपना आंसर है। आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया वापस करेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो है 5%, तो राशि का मूल्य बताना है आपको कितना है। देखो आप पहले बात समझ लो कि यहाँ पे जो दिया गया है इसको कैसे हम डील करेंगे। सबसे पहला बात देखो कि अगर हमारे पास मान लो अमाउंट पी होता, शुरू में अमाउंट का मतलब ये प्रिंसिपल हुआ एक्चुअली में, राशि पी होता, हमारे पास पी रुपया की राशि होती, उधार ली गई राशि कितनी मैंने मान ली पी। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले साल के अंत में वो 3150 देगा। अब बताओ कि 5% अगर हम रेट लेंगे तो पहले साल के अंत में उसके लिए मिश्रधन कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि 105% बनेगा, पी का 105%। ठीक है, अब यहाँ पर पी के 105% में क्या क्या आएगा, जो ब्याज है वो, और साथ में, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ तो देखिए मैं आपको बोल रहा था कि जो अगर हमने प्रिंसिपल को पी मान लिया, यानी कि राशि को पी मान लिया, तो 5% के हिसाब से उसे 105% जोड़ करके, और जितना पैसा बनेगा उतना लौटाना पड़ेगा, 1 वर्ष के बाद ही अगर लौटाना चाहे तो। यानी कि मान लो मैंने कुछ रुपए अगर उधार लिए किसी से और 5% वार्षिक सीआई की दर से उधार लिए, तो 1 साल के बाद मुझे कितना परसेंट उसका देना पड़ेगा, 105% देना पड़ेगा। अगर अमाउंट की बात करें तो, मिश्रधन की बात करें तो केवल ब्याज रहता तो 5% देना पड़ता, लेकिन अमाउंट है तो आपको 5% 100 में जोड़ना पड़ेगा, 105% देना पड़ेगा। अब मान लो 105% देने के लिए ये जो व्यक्ति है इसके लिए कुछ राशि यहाँ पे बना, मान लो एक्स, या कुछ भी, मैं एक्स लिखता नहीं हूँ फिलहाल, डब्बा पर ही बात छोड़ देते हैं कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 105% उसको लौटाना था। लेकिन यहाँ पे जो भी राशि बना वो 105% पूरा लौटाया नहीं, कितना लौटाया, उसमें से 3150 लौटाया। ठीक है, 3150 लौटाने के बाद कुछ राशि बच गया, और उसका और इस पी का, यानी कि जो भी राशि बचा उसका फिर 105% वो देगा दूसरे साल में। तो मान लेते हैं यहाँ पे राशि P2 है, अब इसका 105% दूसरे साल में दिया है, और दूसरे साल में आपको पता है कि कितना रुपया दे के बात खत्म कर दिया है, 4410 रुपया दे के बात खत्म कर दिया है। यानी कि यहाँ पे दूसरे बार 105% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे ये है 4410। अब अगर 105% 4410 है तो 100% कितना है, आप इसको कटाओ, 5 से अगर कटाते हैं तो 21 बचे, 105 कटेगा, या 5 से ही कटा देते हैं, 21 बार में कट जाएगा ना, 5 से 21 बार में, और ये 21 से 21 बार में कट जाएगा। अब 100% बनाने के लिए इसको 20 से हम गुना करेंगे तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगा, तो 21 को 20 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, यानी कि ये आ गया 4200 रुपये। अब इसका मतलब हुआ कि P2 की जो वैल्यू है वो 4200 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो 4200 और प्लस 3150 रही होगी, तभी तो इसमें से 3100 जाने के बाद यहाँ पे 4200 बचा। ठीक है, आप देखो किस में से हम 3150 घटाएंगे तो 4200 आएगा, तो उसके लिए आप 4200 में इस 3150 को जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4200 में जोड़ो 3150 को, तो लास्ट में 50 जोड़ेंगे तो 5 जीरो आ जाएगा, फिर 2 और 1 3 और 4 और 1 7, यानी कि 7350 जो है ये है 105% शुरू वाले पी का। अब 105% अगर इतना है तो 100% कितना है, आप निकाल लो डायरेक्ट यहाँ से। अब यहाँ से कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। देखो 5 7 35, ये 70 बार में कटेगा, ये दिख रहा है,
10 सत्ते 70 और 5 सत्ते 35, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 7,000 हो जाएगी और 7,000 अपना आंसर है। अब वापस एक बार आप समझो, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो भी उधार लिया गया है उसका 105% पहले साल के लास्ट में देना होगा, लेकिन उसमें से 3150 रुपया ही देता है व्यक्ति, और जो बच जाता है उसमें से अमाउंट, उस पर वो 105% अगले साल देके और बात खत्म कर देता है। तो अगले साल वो दिया कितना है 105% का, मतलब वो 4110 दिया है। अब इसका 105% जब बेस P2 है तो P2 के हिसाब से बेस मानकर 105% अगर 4410 है तो 100% कितना आ गया हमारे पास? 4200 आ गया, यानी कि 4200 रुपया P2 की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे हम क्या रखें कि उसमें से 3150 घटाने पर P2 यानी कि 4200 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि 4200 जोड़ लेते हैं तो पता चल जाएगा, यानी कि 7350 हो गया। और ये टोटल जो प्रिंसिपल था शुरू का उसका 105% था, तो 105% अगर 7350 है तो 100% आ गया अपना 7,000, और यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इतना काम समझने के लिए किया गया है। फिलहाल मुझे अगर बनाना होता तो इतना मैं करता नहीं, और आपको भी बनाना होगा तो आप भी मत करिएगा, लेकिन कब नहीं कर पाइएगा आप? जब पहले से प्रैक्टिस करके रहिएगा तब। तो प्रैक्टिस जरूर से अपना बनाए रखें लॉकडाउन के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस छोड़ के और कुछ और काम में लग जाएं, टिकटॉक वगैरह बहुत सारे आजकल तो ऐप चल गए हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं इन सबको छोड़ के। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास जो है, इसमें बोला गया है कि 2,60,200 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह से बांटी जाती है कि राम को 3 वर्षों के बाद वही धनराशि प्राप्त होती है जो श्याम को 6 वर्षों के बाद प्राप्त होती है। अब इस प्रति वर्ष ब्याज में 4% वार्षिक दर पर संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा क्या है? अब देखिए, अगर ये CI होता, सॉरी SI होता, तो हम वैसे ही कर लेते कि 4% के दर से राम को 3 साल का मिलता है, यानी कि इसका 115%, और इसको 6 साल यानी कि इसका 130%। ऐसे हम बराबर कर लेते और रेशियो निकाल के और हम डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर CI है, तो CI में ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है ये बात समझ लो कि जब भी CI आए दोस्त और दो व्यक्तियों का जो अमाउंट आए यानी कि मिश्रधन आए वो बराबर है, तो आप डायरेक्ट रेशियो ले लो इनका। ठीक है, रेशियो कैसे ले सकते हैं? अच्छा आप बताओ यहाँ पे दोस्त कि किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा किसका होगा, राम का या फिर श्याम का? बहुत ध्यान से बात सोचो, इतना रुपया जो है ये डिवाइड किया गया है राम और श्याम के बीच, तो हिस्सा किसका ज़्यादा होगा? राम का हिस्सा ज़्यादा होगा कि श्याम का हिस्सा इसमें ज़्यादा होगा? तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि राम का हिस्सा ज़्यादा होगा। क्यों राम का हिस्सा ज़्यादा होगा? क्योंकि राम को जितनी राशि 3 वर्ष में ब्याज के रूप में मिलती है उतनी राशि श्याम को 6 वर्ष बाद मिलती है, यानी कि श्याम की राशि कम है तभी 6 साल बाद उसको उतना ब्याज मिलता है जितना कि राम को 3 ही साल में ब्याज मिल जाता है। तो राम को कम समय में ब्याज उतना ही मिल जाता है, इसका मतलब राम की जो राशि है वो ज़्यादा है, तो हम राम को ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेशियो लेंगे अगर, तो राम को मैंने R लिख दिया और श्याम को S लिख दिया, तो ये रेशियो कितना बनाएगा? देखो 4% का मतलब होता है 1/25, एक सॉरी 25 चौके 100, हाँ 1/25, तो ये कितना बन जाएगा? 26/25 बन जाएगा यहाँ पे रेशियो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये अब ऊपर आपको पावर में लिखना होता है दोनों के समय का अंतर। तो समय एक का 6 साल है, एक का 3 साल है, तो अंतर कितने का आ गया? ऊपर 3 साल का आ गया। हमने दोनों के टाइम का अंतर लिख दिया 3 साल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिए कि राम की जो वैल्यू है, अब ये श्याम अगर 25 है तो राम 26 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राम का जो वैल्यू है वो लगभग 50% से तो ज़्यादा है, हम ये देख के कह सकते हैं। ये जो राशि है ये 2,60,000 ही लेके चलते हैं शुरू में, तो 2,60,000 में से ये 50% से ज़्यादा है राम। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दोनों अगर बराबर बराबर होते, मान लो तो हम दोनों 25-25 होते तो हम कहते हैं कि दोनों 50-50% है, यानी कि दोनों बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे राम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। तो आप एक बार चेक कर लो कि 50% से ज़्यादा कौन सा है, क्योंकि देखने में आपको ईजिली लग जाएगा। 50% इसका 13 के आसपास आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, एक ही तो ज़्यादा है, 50% से थोड़ा ज़्यादा हमारा यही एक ऑप्शन है। ठीक है, बाकी तो सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन कम ही है, 50% से ये भी कम है, ये भी कम ही है। 50% से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, वो है राम का। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो ज्ञात कर लिया कि राम का वैल्यू ज़्यादा है, और 50% से ज़्यादा होने के बाद हम सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते थे, इसको इसी रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा अब यहाँ से। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करने के लिए अब आप 13 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा कि 13 से कटने वाला कौन है, या फिर DS लगा सकते हैं, तो DS लगा के भी हम बात बना सकते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के अंत में रुपए क्या हो जाएगी? अब देखिए, जब 3 साल का पता है तो चौथे साल के अंत में उसका और 12% मिल जाएगा, और क्या है।
आपको पता है कि हर एक साल पिछले वाले साल का भी परसेंटेज यहाँ पे जुड़ता है। तो आपको पता है कि 3 साल बाद जब चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है तो चौथे साल में इसका भी, इस 12,000 का भी 12% और जुड़ जाएगा। तो आप निकाल लो इसका 12% कितना हो जाएगा। 12,000 का 12% हो जाएगा 120 गुना में 12। 120 गुना में 12 का मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144 और एक जीरो और, यानी कि 1440 और मिल जाएगा। तो 12,000 में अगर 1440 जोड़ते हैं तो वो 13,440 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 में 1440 जोड़ने से 13,440 आ जाएगा। मैंने क्या बोला दोस्त, आप वापस समझ लो। मैंने बोला कि जब 3 साल का आपको सीआई पता है कि 3 साल में सीआई आपको 12,000 दिया गया है, और चौथे साल का आपसे पूछ रहा है कि चौथे साल के बाद, मेन बात यह है कि चौथे साल के बाद आपसे पूछ रहा है। तो 4 साल बाद अगर आपको निकालना है तो पहले चौथे साल में कितना ब्याज मिलेगा ये तो निकाल लो। चौथे साल में ब्याज इसका और 12% मिल जाएगा। अब इसका और 12% मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1440। तो ऐसे में 4 साल बाद टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा 13,440, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना सही उत्तर है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वापस उसको समझा दूंगा। देखिए, अगर ऐसे आपको इस सवाल को समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे समझो, मान लो कि अगर प्रिंसिपल 1,000 होता और 10% का रेट होता तो आप बोलते कि पहले साल में 100 मिलेगा ब्याज, दूसरे साल में भी 100 मिलेगा। मैं अगर 2 ही साल की बात करूं और यहाँ पे आपको 10% और मिलेगा यानी कि 10। अब देखो टोटल ब्याज हमारे पास 2 साल का ब्याज है कितना, ये 210 है। अगर आप तीसरे साल का ब्याज निकालना चाहते तो हम डायरेक्ट इसी का 10% निकालते तो कितना आता, 21, और जोड़ने पर कितना आ जाता 331 आ जाता। अब देखो 331 अगर तीसरे साल का हम यहाँ से भी निकालते हैं तो 10% के हिसाब से 3 साल में 331 ही आता है, ये आपको पता है। तो यही बात है कि अगर 2 साल का सीआई पता है और तीसरे साल का आपको ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट इसी का आप उतना परसेंट निकाल लो जितना रेट है। और यहाँ पे 3 साल का सीआई हमें पता था और चौथे साल में पूछ रहा था तो चौथे साल का हमने इसी का रेट परसेंट निकाल दिया, और जितना आया वो चौथे साल का सीआई था, लेकिन चौथे साल बाद राशि पूछा है तो हमने जोड़ दिया बस। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और 26 नंबर के बाद 27 पे आ जाते हैं। देखिए 27 के में आपसे पूछा गया है कि 10% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित ब्याज इतना है तो मूलधन क्या है। काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता होगा 3 साल वाला और 10% के हिसाब से क्या कंडीशन चलता है। सीधी सी बात है, 3 साल बाद अगर आपको प्राप्त होगा तो 33.1% प्राप्त होगा 10% के हिसाब से सीआई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि हिंदी में यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है जबकि इंग्लिश में ये अमाउंट लिखा है। ठीक है, अमाउंट का मतलब ये मिश्रधन है न कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये जो रुपया दिया गया है ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा हूँ, ये मिश्रधन है, अमाउंट है। अगर ये अमाउंट है तो आप बताओ कि 10% के हिसाब से 3 साल में अगर परसेंटेज हम काउंट करें तो 33.1% का ब्याज होता है। लेकिन अमाउंट निकालना है तो 100 में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 133.1% का क्या होगा, अमाउंट होगा, जो कि सवाल में आपको दिया है 119790। अब यहाँ से देखो, अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो लास्ट में 2 जीरो जाएगा, और 2 जीरो अगर हम सारे ऑप्शन से हटा दें, या फिर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 टाइम्स हो रहा है। एक में हम 9 से गुना करेंगे तभी दोस्त लास्ट में 9 आ सकता है, और कोई चारा नहीं है। मैं यूनिट डिजिट की, अगर आप पूरा गुना करोगे तो भी ये 9 बार ही कटने वाला है फिलहाल। ठीक है, 9 बार और कुछ 2 जीरो, इसमें जीरो बढ़ेगा और कुछ नहीं। मैं फिलहाल जीरो को और पॉइंट को भूल करके केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ कि अगर जीरो और पॉइंट भूल जाए तो यूनिट डिजिट एक में 9 से गुना करेंगे तभी लास्ट में 9 आ सकता है। और हमें 100% की वैल्यू बतानी है तो इसको अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 900 के बाद कुछ और आ जाएगा, और 900 के बाद कुछ और आने का मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और ऑप्शन ए अपना यहाँ पे सही उत्तर है। अगर आप कटाते तो ये कितना बार में कटता, कटाते तो आप कटा के चेक कर लो, 900 बार में कटेगा शायद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जीरो जो छूट रहा था एक्स्ट्रा, वही यहाँ पे आएगा। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी अपना 90,000, और यही अपना सही उत्तर है। फिलहाल आप यूनिट डिजिट वगैरह का इस्तेमाल करो ताकि समय बचाए। देखें दोस्तों, इस सवाल में आपको दिया गया है कि कितने महीनों में 8,000 रुपये की राशि सालाना 20% दर से 2,648 रुपये अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, देखो अर्धवार्षिक है तो आपको पता है कि रेट होता है कितना, आधा, और टाइम होता है डबल। अगर रेट को हम आधा कर दें, 20% को हम 10% मान लें, तो क्या कंडीशन आएगा। देखो अब 10% आने के बाद आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। जब रेट 10% है तब आप डायरेक्ट ही चेक किया करो। अगर रेट 10% है तब टाइम निकालने में आप डायरेक्ट चेक किया करो। यहाँ से डायरेक्ट अगर आप देखते हो कि कितने का ब्याज मिला है, 2648 का ब्याज मिला है, कितने पे, 8,000 पे, और गुना में 100, तो ओवरऑल ये कितना बनेगा बताओ। तो आप इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे और इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 और 1, यानी कि 33.1% आ गया।
अब बताओ 10% है 1 साल का और टोटल 33.1% ब्याज मिला, यानी कि टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया, क्योंकि 10% के हिसाब से आपको पता है 3 साल बाद ये 33.1 बनता है। अब टाइम 3 साल हो गया, लेकिन ये अर्धवार्षिक काउंट करने के बाद 3 साल हुआ है। ठीक है, आपको महीने में बताना है तो 3 साल का मतलब 12×3 = 36 महीना हो गया। अब 36 महीना हो गया, 36 माह कब, जब छमाही काउंट किया गया है। छमाही में आपको पता है कि समय दोगुना किया जाता है, यानी कि ये डबल टाइम है, टाइम का ये डबल है। छमाही होने के कारण ये टाइम का डबल आया है, तो एक्चुअल जो टाइम होगा वो 36 का आधा आएगा, यानी कि 18 आएगा, और 18 अपना आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर 10% नहीं रहता तो आप वही काम करते हैं कि आप A/P निकालते। तो A/P हम कैसे निकालते, देखो A कितना है, 8,000 में आप ये ब्याज जोड़ लो तो ये बन जाता 8 और 2 10, 8 और 2 10, ये 16 बन जाएगा ना ओवरऑल जोड़ेंगे तो ये बन जाता 6 4 और 8 इतना बटे 8,000। अब अगर आप इसको 8 से काट देते तो ये बन जाता 1331, और बटा में ये बन जाता कितना, 1,000। आपको पता है कि 1,000 11 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो ये क्यूब आ रहा है, पावर 3 आ रहा है, यानी कि टाइम हम डायरेक्ट 3 साल ले लेते हैं। और टाइम अगर हमारा 3 साल हो गया तो अब बस वही छमाही रूप से अगर 3 साल है तो अर्धवार्षिक रूप से वो कितना होगा, 3 साल का आधा, यानी कि 18 महीना होगा। देखिए भाई, आपको बोला गया अगले सवाल में, सवाल नंबर 29, ब्याज की दर बतानी है कितनी होगी यदि निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपये का साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4160 रुपये है। 2 वर्ष बाद जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है, और तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो आपको दिया है 2,000 रुपये। देखो इसमें बिल्कुल भी ये आपको फंसाने के लिए दिया है तीसरे साल लिख करके। ठीक है, ये बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को ऐसा लिखा है कि ये जो 2,000 है ये तीसरे साल का CI है। आपको पता है कि CI हर एक साल बराबर रहता है, चाहे केस कुछ भी हो, तो CI हर एक साल बराबर रहता है, तो ये तीसरे साल का CI लिखने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कि मान लो यहाँ पर हम P लिखते हैं, ट्री मेथड में आ गया मैं, पहला बार हम यहाँ पर लिखते हैं SI, फिर दूसरा बार यहाँ पर SI लिखते हैं, और तीसरा बार यहाँ पे SI लिखते हैं, और नीचे जितना भी आता है वो SI और CI का अंतर रहता है। अब देखो अगर ये तीसरे साल में 2,000 था तो ये हर एक साल 2,000 ही रहा होगा, मेन बात यही है। यहाँ पर भी 2,000 रहा होगा और यहाँ पर भी 2,000 रहा होगा। SI को हम यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जो ब्याज मिला है वो 4160 मिला है। 2 वर्ष ब्याज 2 वर्ष बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 4160 है, यानी कि 2 वर्षों का ये टोटल जोड़ने पर आपको 4160 आना चाहिए। अब देखो अगर ये 2,000 है, ये 2,000 है, तो 4,000 तो हो गया इसमें से, यानी कि यहाँ पे केवल 160 आएगा। अब 160 इसका कितना परसेंट, इसी का तो रेट परसेंट हम निकाल के यहाँ पे लिखते हैं, तो 160 2,000 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे कि ये 8% है। निकाल के देख लो, 160 और बटे में 2,000 और गुना में 100। ठीक है, या इतना करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखो इसको 100 बना लो, हम 2,000 को 100 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 20 से डिवाइड कर दे तो 100 बन जाएगा, तो इसको भी हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 × 160, यानी कि 8% का रेट है। ठीक है, क्या किया मैंने, आप वापस समझ लो। मैंने बोला दोस्त कि अगर 2,000 साधारण ब्याज दे दिया गया, इसका मतलब 2,000 हर एक साल का साधारण ब्याज तो बराबर ही रहता है। 2 साल बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 साल बाद का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 4160 है तो इसमें साधारण ब्याज भी तो जुड़ा होगा दोनों साल का, यानी कि ये 4,000 अगर छोड़ दें तो बाकी 160 यहाँ पे बचता है। अब ये 160 आया कहाँ से, इसी का हम R% लेके तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 2,000 का कितना परसेंट 160 होगा, 8% 160 होगा। बस 2,000 को 100 बना दो 20 से डिवाइड करके, तो ये भी 20 से डिवाइड हो जाएगा, 8% आ गया। अब लास्ट सवाल एक रह गया। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है, उसी दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज लाख रुपयों में मिलेगा, ये आपको बताना है। देखो फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है, उसी दर पर 15 लाख रुपयों में 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। देखो अगर CI निकालना है, अच्छा देखो साधारण ब्याज में 3 वर्ष बाद 15% टोटल हो जाता है, यानी कि हर एक साल 5% मिला होगा, तभी 3 साल में 15% बन जाता है। तो हम यहाँ पे रेट कितना ले लेते हैं, 5%, क्योंकि SI में आपको दिया है कि 3 साल में 15% हो जाता है, यानी कि हर एक साल 5% बढ़ा है। अगर हर एक साल 5% बढ़ा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। अब 3 साल का आपको CI निकालना है, तो देखो अगर आप हम परसेंटेज लेते हैं यहाँ पर, तो 3 साल का सक्सेसिव कितना होगा 5% के हिसाब से, मैंने आपको शुरू में बताया था 15.7625 होता है, इतना परसेंट टोटल। ठीक है, यानी कि इतना परसेंट आपको टोटल बता देना है, कितने लाख रुपयों पर, 15 लाख का, 15 लाख का इतना बताना है। अब देखो ऑप्शन थोड़ा अलग अलग है, तो हम इसको 16 ही मान लेते हैं, लगभग 16 के बराबर।
ठीक है। तो 15 का आप 16% निकाल लो डायरेक्ट। 15 का अगर 16% निकालते हो तो 15 गुना 16/100 ये 2.4 आ जाएगा, क्योंकि 15 को 16 से गुना करेंगे तो 240 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.4। 2.4 के आसपास का आंसर हमारे पास सी है और सी अपना सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन इससे दूर हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखो 3 साल में दोस्त 15% एसआई की दर से बढ़ रहा है। एसआई की दर से अगर 3 साल में 15% है तो हर एक साल 5% बढ़ा होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। और आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखना है और 15 लाख रुपए पर 3 साल का सीआई बता देना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर 5% के हिसाब से ही हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ें तो वो परसेंटेज में बनता है 15.7625%, यानी कि हमें इतना परसेंट बताना है 15 लाख का। तो ये थोड़ा वैल्यू ऑड लगा मुझे, तो मैंने बोला कि ये 16 के करीब है तो इसको 16 रख लेते हैं, और 15 का इतना परसेंट ना निकाल के 16% निकालेंगे तो आसपास का आंसर आ जाएगा। 16% निकालने से 2.4 आ गया, और देखो मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा माना है, यानी कि आंसर हमारा थोड़ा सा कम आएगा। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ा दिया है तो आंसर हमारा जो आएगा वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। तो 2.4 जो आया वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा ज़्यादा आया है, तो इससे थोड़ा नीचे हमारा आंसर होगा, यानी कि 2.36 अपना आंसर होगा। तो ये सारे अप्रोच लगाने पड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन कम किया जा सके, वरना कैलकुलेशन आजकल फिलहाल 2018 में और 17 में तो नहीं, लेकिन 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ और 19 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी के, कैलकुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभा रही है। तो आपको कैलकुलेशन का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए वीडियो लाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है मेंस वाले में, क्योंकि इसमें पीडीएफ बनाना, फिर उसका सॉल्यूशन तैयार करना, अलग अलग काम होते हैं इसीलिए। और बात बीच बीच में मेरे पास उतना अभी डिवाइसेस नहीं है, तो बीच में होता है कि वीडियो आधे घंटे का बनाओ और वीडियो करप्ट हो गया, रुक गया बीच में, तो वापस फिर से शुरू करो, आधे घंटे का खेल फिर से खेलो, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। तो आप ज़रूर से धैर्य बना के रखें और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है टेलीग्राम इधर उधर, तो आप ज़रूर से चैनल के वीडियोज़ को वहाँ पे शेयर कीजिए, ऐसे आपके दोस्त हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।